हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, देखिए ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इसमें भी वीवीआई क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है सब इसमें वीवीआई क्वेश्चन सब का समावेश है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। ठीक है, एफसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर है उपभोक्ता को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्या है, गरीबी रेखा से नीचे बिलो प्रोवर्टी लाइन BP2। दूसरा है गरीब रेखा से ऊपर एवं प्रोवर्टी लाइन APL। फिर 14 है वर्धन काल को परिभाषित करें, तो फसल के बोने बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय वर्धन काल कहलाता है। रोपण कृषि किसे कहते हैं, बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधे को रोपण की पद्धति को रोपण कृषि कहते हैं। 42 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति क्या है, तो हमारे देश की कृषि में क्रांतिकारी विकास, इसमें मुख्यतः नए बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाजों की उपज में अधिक वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। SAIL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक उद्यम। फिर 6 है वर्तमान समय में भारत का सबसे विशाल उद्योग क्या है, तो सूती वस्त्र उद्योग। फिर मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कॉटन पॉइल्स क्यों कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि सिर्फ मुंबई महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन है इसमें। 9 है भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग क्या है, तो जूट उद्योग। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का संसार में कितना स्थान पर है, तो पहला स्थान। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 अंगूरा का ऊन किस जानवर के रोए से प्राप्त किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा खरगोश। एग्जाम में आया था और ये देखिएगा बुक में आपको एक बॉक्स टाइप का मिलेगा, उसमें लिखा हुआ होगा यहाँ पे ज्ञान बढ़ाएं और फिर लिखा हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए कहते हैं बॉक्स वाला भी ज्योग्राफी से हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जिसमें भी मिलता है आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं तो बॉक्स वाला ही सिर्फ पढ़ लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हो सके इस बार एग्जाम में आने की चांस है। पश्मीना ऊन क्या होता है बताएं। यह एक विशेष नस्ल की बकरियों आ सकता है के बालों के रोए से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम और मुलायम होता है और अति गर्मी प्रदान करता है। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत देश में 4 प्रकार के रेशम कौन कौन से हैं जो पैदा की जाती है, तो मलबरी, तसर, इरी और मूंगा। ओके, 14 है भारतीय रेशम की मांग किन दो देशों में बहुत अधिक है, तो यूरोप और एशिया। कृत्रिम धागे के बारे में बताएं। कृत्रिम धागे पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत संसार में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वीवीआई क्वेश्चन है, तो गन्ना। देखिए थोड़ा सा धुंधला टाइप का आ गया, बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ही मेहनत की हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। खाली जहाज के वजन को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो DWT कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है वायुयान उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट ली बंगलुरु में कब लगाया गया, तो 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 है बंगलौर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं, इसे सिलिकॉन नगर भी कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जानते हैं, तो बेंगलोर। अबरी हो सके इस बार आप लोगों को पूछ दे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहते हैं, तो बेंगलोर को आ सकता है क्वेश्चन।
27 है, कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद यानी फुटलूज उद्योग कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, बहुत सारे हम बहुत मेहनत किए हैं कि उदारीकरण उद्योग क्या है। तो इसमें उद्योग तथा व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। फिर देखिए निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंध का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना, इसके परिणाम स्वस्थ अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार कम या समाप्त हो जाता है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। फिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दमघोट गैस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को आ सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, एक बार मनुष्य प्रतिदिन कितना बार सांस लेता है एक मनुष्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा 23,000 बार। याद रखिएगा आप लोग ये सभी को। सांस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन व 16 किलोग्राम ऑक्सीजन वायु का सेवन करता है। प्रदूषण फैलाने वाले 5 मुख्य उद्योग के नाम लिखे। तो चर्म उद्योग, तेल शोधक उद्योग, डीजल कोयला आधारित उद्योग, धातु उद्योग तथा पेपर उद्योग। फिर 35 है, गंदा जल पीने से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हैजा, पेचिस, टाइफॉइड तथा पीलिया, एग्जाम में आ सकता है। भोपाल गैस त्रासदी एक घटना थी जो कब घटित हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में मध्य प्रदेश में घटित हुई। खाद्य और कीटनाशक बनने वाले यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिसाइल आइसोसाइनेट, एग्जाम में आता है किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे के नामक गैस का रिसाव होने लगा, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, ठीक है। इसमें याद रखना है आपको, मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस। और 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को कहाँ, कौन से राज्य में। तो मध्य प्रदेश के कहाँ, भोपाल में, ओके। फिर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पृथ्वी में जब कोई कंपन होती है तो क्या कहलाता है, भूकंप। भूकंप की तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं। तो रेक्टर स्केल। पढ़ते जाइएगा, याद करते जाइएगा। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो वह क्या कहलाता है, सुखाड़। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष क्या उत्पन्न होती है। 50 सेंटीमीटर से कम पूछे तो सुखाड़ की स्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। 2008 में किस नदी में भयंकर बाढ़ आया था। तो कोसी नदी में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था। तो 1934 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के पास, कोसी नदी से प्रभावित राज्य का कौन सा भाग है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा कि उत्तरी या उत्तर बिहार का भाग कोसी नदी से प्रभावित राज्य है। उत्तरी बिहार, क्या याद करना है, उत्तरी बिहार। बिहार में कोसी उत्तरी, ठीक है। तो उत्तरी बिहार। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है। देखिए राष्ट्रीय का नोडल मंत्रालय, राज्य का राहत और पुनर्वास प्रभाग या आपदा प्रबंधन विभाग। जिला का पूछे तो जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय। खंड का पूछे तो पंचायत समिति का कार्यालय होता है। गांव का पूछे तो गांव में कौन होता है। तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति होता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो भूकंप और सुनामी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कब पूर्वी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी आई थी। तो 2002 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था। तो 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को आया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में प्रमुख सुखाड़ वर्ष की स्थिति कब थी। तो 1966 ईस्वी में, कुछ भी पूछ सकता है बिहार बोर्ड। फिर देखिए अगला है, भारत में प्रमुख सुनामी कब आया था। जब सुनामी पूछे तो 26 दिसंबर 2004, चक्रवात पूछे तो 1999, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भूकंप निरोधी भवनों के निर्माण में कैसी आकृतियों को प्राथमिकता दी गई है। तो आयताकार अथवा वर्गाकार।
इस आकार का अथवा इस आकार का। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 2008 में बिहार के कौन सी नदी का बाढ़ आया जिससे भारी मात्रा में जान माल की क्षति हुई थी? तो कोसी का। ऐसे कौन कौन से देश है जो बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया है? तो भारत, चीन, मिस्र, पाकिस्तान और नाइजीरिया। ओके, फिर देखिए यहाँ पे कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कैसे होता है? तो नदी पर बांध बनाने से कृत्रिम जलाशयों का निर्माण होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। बांध का नाम, नदी, कृत्रिम जलाशय का नाम। देखिए यहाँ पे भाखड़ा नगर बांध सतलज नदी पर है और कृत्रिम जलाशय का नाम है गोविंद सागर। फिर नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर। फिर नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर। फिर कावेरी परियोजना है कावेरी नदी पर, कृष्णा सागर। फिर रिहंद बांध है रिहंद नदी पर, पंत सागर। ठीक है, भाखड़ा नगर बांध सतलज नदी पर है और कृत्रिम जलाशय का नाम है गोविंद सागर। नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर है तो कृत्रिम बांध का नाम है सरदार सरोवर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और कृत्रिम जलाशय का नाम नागार्जुन सागर है। कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर है, कृष्णा सागर। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, पंत सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पर तथा कौन सा जगह पर बनाया गया है? तो नील नदी पर आसवन नामक जगह पर। सभी VVI क्वेश्चन है, सबको याद करते जाइए क्योंकि सब 100% सही आंसर है, सब बुक से लिखे हैं उतार के। ठीक है, सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% भूभाग पर कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? तो सुखाड़ की स्थिति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुनामी क्या है? तो सुनामी जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण लहरदार होकर तट से टकराता है तो तट के ओर जल कई मीटर की ऊंचाई तक उछाल लेकर तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं, इसे ही सुनामी कहा जाता है। समुद्र याद रखिएगा, सुनामी का संबंध है समुद्र से। ठीक है, बाढ़ किसे कहते हैं? जब किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उस परिस्थिति को ही बाढ़ कहते हैं। देखिए एग्जाम में पूछता है बाढ़ की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जल की अधिकता के कारण, बारिश के कारण, नदी में अवसाद का जमाव, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करके आना है यहाँ पे देख लीजिए। जब किसी भी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर, ठीक है, यानी कि जल स्तर में वृद्धि, जल की अधिकता वहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बाढ़ की डिफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि जब किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उस परिस्थिति को ही बाढ़ कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे ठोस भूपटल के अंदर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है? तो 1000 डिग्री से भी अधिक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण स्थित इंदिरा पॉइंट तरंगीय के झटके के प्रभाव से कब विलुप्त हो गया था? मतलब गायब हो गया था। तो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। ठीक है, फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग का गहनता का मापन कौन से स्केल से होती है या कौन से स्केल से मदद से ली जाती है? तो रेक्टर स्केल। ठीक है, याद रखिएगा सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 है रेक्टर स्केल कैसी मापक है? तो यह एक लोगरिथमिक मापक है। कैसी मापक है? तो लोगरिथमिक मापक है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आप लोग देखिए बिहार में 20वीं शताब्दी में करीब कितने बार भूकंप के तीव्र झटके अनुभव किए गए थे? तो 20 बार। कितने बार? तो 20 बार किए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है किस वर्ष का भूकंप विनाशकारी था? VVI क्वेश्चन है 1934 ईस्वी का। ये एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। भूकंप के समय उठने वाले कंपन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है तथा कौन कौन? तो 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक यानी कि S तथा दीर्घ L तरंगों में बांटा गया है। पूछा जाता है पृथ्वी पर पहुंचने वाले पहले तरंग को किससे जानते हैं? तो P तरंग यानी प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग। ओके, फिर देखिए कुछ प्रश्न और उसके उत्तर है यहाँ पे। देखिए आकस्मिक प्रबंधन के कितने प्रमुख घटक है? तो 3। स्थानीय प्रशासन, दूसरा है स्वयंसेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग, तीसरा है गांव अथवा मोहल्ले के लोग। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 है इंफ्रारेड कैमरा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखे होंगे। यहाँ पर कुछ पढ़ लीजिए, बहुत ही मेहनत लगा है वीडियो को बनाने में और इस बनाने में, ठीक है। तो इन तक जरूर देखिएगा और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो वर्तमान समय में इंफ्रारेड कैमरे की मदद से ध्वनि श्रवण की उपकरणों की मदद से बायो रडार से मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की चांस है। बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण क्या क्या है। तो हेलमेट, लाइफ जैकेट, टॉर्च, गम, बूट यानी जूते भी हो सकते हैं, सीटी आवश्यक है। फिर देखिए बचाव दल के लिए उपकरण क्या क्या है। तो सीढ़ी, रस्सी, घिरनी, प्राथमिक उपचार बॉक्स, हथौड़ा, स्ट्रेचर इत्यादि, ठीक है। फिर देखिए प्राथमिक उपचार के सामान कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साबुन, रुई, कीटनाशक दवा, थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, ORS पैकेट, एंटासिड, बैंडेज, कीटाणु रहित मरहम, पट्टी, क्रैम्प, बैंडेज, चिपकने वाली टेप इत्यादि है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, हताहत व्यक्ति की हालत की जांच करने का कितना चरण है तथा कौन कौन से हैं। तो 4 चरण है। पहला है हिलाएं और जोर से पुकारें और देखें कि क्या हताहत व्यक्ति जाग सकता है। दूसरा, ठोडी को उठाएं, सिर को झुकाएं। तीसरा है छाती की हरकत देखें। चौथा, गर्दन की हरकत देखें, ठीक है। सभी भी आई क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हताहत व्यक्ति की हालत में सुधार लाने की अवस्था कितने चरण में पूरे होते हैं तथा वे चरण कौन कौन से हैं। तो 4 चरण में पूरे होते हैं। पहला है सिर को पीछे झुकाओ, पाँव सीधे करो। दूसरा है हाथ को गाल के पीछे रखें, पाँव को ऊपर खींचो, फर्श पाँव को सीधा रखें। तीसरा है सिर को सहारा दे, पाँव को ऊपर खींचो। 4 है सिर पीछे झुका हुआ अंतिम अवस्था में रखने से हताहत व्यक्ति को श्वास लेने में आसानी होती है। ओके, बुक में दिया होगा, ज्योग्राफी में, आपदा प्रबंधन में जरूर देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे और है कि भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पूर्वी तटीय भाग, गुजरात का तटीय क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर है दूसरा, भारत में बाढ़ से बड़ी नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में बाढ़ से बड़ी नदी घाटियाँ कौन कौन से हैं जो बाढ़ से अधिक प्रभावित है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। 3 है भारत में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र है जो भूकंप से प्रभावित है।